Morning student, welcome to the class of history and today we are going to discuss about Gupta Empire. So इंडियन सोसाइटी इंडियन हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंडियन हिस्ट्री में एक पैटर्न बनता है इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन में कि पहले इंडिया जो है फ्रेगमेंटेड, कुछ समय के लिए इंडिया जो है फ्रेगमेंटेड रहता है कि न्यूमरस किंगडम्स होते हैं इंडियन सब कंटिनेंट में। फिर एक बड़ा किंगडम बनता है। फॉर एग्जांपल पहले महाजनपदाज में इंडियन सब कंटिनेंट डिवाइडेड था, 16 महाजनपदा थे। उसके बाद क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर बिल्ड हुआ, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर पूरे पैन इंडिया लेवल पे। इसके बाद डिक्लाइन होने के बाद इंडिया फिर छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े थे, जिसमें कि सतवाहनास, चोलास, राष्ट्रकूटास, पांड्यास, चेरास, ये सारे किंगडम्स थे। उसके बाद अब फिर इनके बाद एक बड़ा किंगडम पैन इंडिया लेवल पे बनता है, जो कि होता है गुप्त एम्पायर। सो गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर के बाद इंडिया फिर फ्रेगमेंटेड हो जाता है छोटे छोटे किंगडम्स में। उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर बनता है। अब गुप्ता एम्पायर के बाद क्या होगा, इंडिया फिर छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या फिर जाके कौन सा बड़ा एम्पायर बनेगा, पहले दिल्ली सल्तनत बनेगी और फिर मुगल एम्पायर जाके बिल्ड होगा। सो मुगल एम्पायर जो कि पैन इंडिया लेवल पे, जो कि पॉलिटिकली पूरे इंडिया को अपने अंडर रखेगा। उसके बाद मुगल एम्पायर के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि फिर कुछ समय के लिए इंडिया छोटे छोटे किंगडम में, जैसे मराठास, सिख्स और बंगाल स्टेट, इनमें डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद फिर एक मेजर पॉलिटिकल किंगडम एस्टेब्लिश होता है, जो कि होता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज फिर जाके बनता है। तो इस तरह से पूरी इंडिया की टाइमलाइन इसी तरीके से चलती है। ब्रिटिश राज के बाद आज के टाइम इंडिया में डेमोक्रेसी है, एक पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन चुका है। बट इससे पहले, मतलब कि ब्रिटिश से आज़ादी मिलने से पहले जो इंडियन हिस्ट्री थी वो इसी तरह से चलती थी कि एक पहले फ्रेगमेंटेड होता है, फिर बड़ा एम्पायर बनता है, फिर फ्रेगमेंटेड होता है, फिर बड़ा एम्पायर, फिर फ्रेगमेंटेड, फिर बड़ा एम्पायर, ऐसे चलता रहता है। तो अब हम लोगों ने पहले महाजनपदास को पढ़ा, फिर मौर्यन एम्पायर को पढ़ा। उसके बाद जो स्टेट्स बनी, चाहे वो सतवाहनास थे, चाहे वो चोलास थे, पांड्यास थे, उनको हमने पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर को। सो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं इंडियन हिस्ट्री में और इसी टाइमलाइन से हम लोग आगे चलते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Origin and foundation of Gupta dynasty. Gupta originated in the region of Magध, modern Bihar, eastern UP. The dynasty was founded by Shri Gupta Sirka 240 to 2 CE, followed by his son Ghatotkacha. Both held the modest title Maharaja, indicating they were likely feudatories or minor chiefs. सो गुप्ता डायनेस्टी मगध रीजन में एस्टेब्लिश होती है, जो कि बिहार और ईस्टर्न यूपी वाला रीजन होता है। ये फाउंड की जाती है श्री गुप्त द्वारा। उसके बाद उनके सन आते हैं घटोत्कच, और ये एक टाइटल हेल्ड करते हैं महाराजा, खुद को महाराजा कहते हैं। श्री गुप्त 240 टू 280 सेंचुरी, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, हेल्ड टाइटल महाराजा, बिल्ट टेम्पल फॉर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स नियर मृगशिखा वन। उसके बाद घटोत्कच सन ऑफ श्रीगुप्त continued as minor chief with the title Maharaja. The family's origin is debated. Some scholars link them to the Vaishyavan based on the surname of Gupta, while others they were argue they were Brahmins or Kshatriyas. The Allahabad pillar inscription of Samudragupta refers to the family as belonging to the Gupta Gotra. Itzing, the Chinese traveler, referring to Sri Gupta as having built a temple for Chinese Buddhist pilgrims near Mrigashikha, one identified as Murshidabad, Bengal. सो कई लोग इन्हें कहते हैं कि ये वैश्य वंश से थे और कई कहते हैं कि ये ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय वंश से थे। बट अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो समुद्र गुप्ता को रेफर करती है कि ये गुप्त गोत्र को बिलोंग करते थे। फिर इत्सिंग चाइनीज ट्रेवलर है, इन्होंने कहा कि श्री गुप्ता ने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए मृगशिखा वन में एक टेम्पल बनवाया था, जो कि मुर्शिदाबाद बंगलोर के पास है।
श्री गुप्ता जो थे वो चंद्रगुप्ता वन नहीं थे, वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। चंद्रगुप्ता वन वाज द फर्स्ट इंपोर्टेंट इंपीरियल रूलर। श्री गुप्ता ने तो गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया था, बट चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने इस गुप्ता डायनेस्टी को एक मेजर एम्पायर में बिल्ड किया, मतलब कि इनके टाइम पे जाके गुप्ता एम्पायर काफी पावरफुल जाके हुआ था। सो चंद्रगुप्त वन की हम बात करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू अडोप्ट द टाइटल महाराजा धिराजा, यानी कि किंग ऑफ किंग्स, सिग्नलिंग सोवरिन इंपीरियल स्टेटस। His most significant political move was his marriage to Kumar Devi, a Lichvi princess. The Lichvis were a powerful clan ruling part of North Bihar and Nepal. This matrimonial alliance gave the Guptas political legitimacy and territorial control over fertile Gangetic plains. सो चंद्रगुप्त वन थे जो इन्होंने पहली बार ये टाइटल अपनाया था, जो था महाराजा अधिराजा, यानी कि राजाओं का राजा जो था चंद्रगुप्त वन था। इन्होंने कुमारा देवी से शादी की जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, और लिच्छवीज जो थे वो नॉर्थ बिहार और बंगाल में एक पावरफुल क्लैन था जो इन एरियाज को रूल करता था। उसकी शादी होने के बाद इनको एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली और गंगेटिक प्लेन्स पे कंट्रोल भी मिला। मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने बिल्ड किया। फिर न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, गोल्ड कॉइन्स इशूड जॉइंटली बेयरिंग द नेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड कुमार देवी, रेयर इंस्टेंस ऑफ क्वींस नेम ऑन कॉइनेज। फिर इन्होंने गुप्त एरा, जैसे हम लोगों ने कुशांस के टाइम पे हम लोगों ने जो कनिष्क का हम लोगों ने रूल पढ़ा था, उन उसके राज के बारे में पढ़ा था, तो उन्होंने साका एरा जो शुरुआत की थी, जो कि हमारा नेशनल कैलेंडर में जाके बना। गुप्ता एम्पायर ने जो चंद्रगुप्त वन के अंडर थे तब इन्होंने गुप्त एरा की शुरुआत की थी, और ये कई सेंचुरीज तक यूज किया गया नॉर्थ इंडिया में। हिज किंगडम इंक्लूडेड, उसका किंगडम जो इंक्लूड था वो था प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, साकेत यानी कि अयोध्या, मगध, parts of Bengal. He nominated his son Samudragupta as his successor, bypassing other princes, a fact recorded in Allahabad pillar inscription. So इन्होंने अपने बेटे समुद्रगुप्त को अपना सक्सेसर चुना था। नेक्स्ट हम लोग बात करें समुद्रगुप्त की। सो फर्स्ट जो पावरफुल रूलर जो था वो था चंद्रगुप्त। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। टाइटल गिवन बाय वी ए स्मिथ। कंपैरिजन इज बेस्ड ऑन हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। सो इन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े और काफ़ी युद्ध इन्होंने जीते भी। Allahabad pillar inscription, Prayag Prashasti, is the single most important source for Samudragupta's reign. It was composed by his court poet Hari Shena in Sanskrit. It is inscribed on Allahabad pillar at Allahabad, now Prayagraj. It is written in Champu style, a mix of prose and words. समुद्रगुप्त के मिलिट्री कैंपेन और नॉर्दर्न कैंपेन के बारे में बात करें, आर्यावर्त। नॉर्दर्न इंडिया को उस टाइम पे आर्यावर्त कहा जाता था। वॉयलेंटली अपरूटेड प्रसभा उदाहरणा 9 किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया थ्रू पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्सेशन। ही वॉयलेंटली अपरूटेड प्रसभा उदाहरणा 9 किंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग रुद्रदेव, मतिला, नागदत्ता, चंद्रवर्मन, गणपति नागा, नागसेना, अच्युत नंदी। सो इन 9 किंग्स को इन्होंने हराया और अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया। देयर किंगडम्स वर डायरेक्टली अनेक्स्ड, अ पॉलिसी कॉल्ड दिग्विजय, कॉन्क्वेस्ट और अनेक्सेशन, मतलब कि जंग करते थे, उनको हराते थे और अपने अंडर उनका किंगडम ले लेते थे। साउदर्न कैंपेन जो था उसको नाम दिया गया दक्षिणापथ। यहाँ पे इन्होंने 12 किंग्स को डिफेट किया थ्रू धर्म विजया, कैप्चर एंड रिलीज, पॉलिसी कॉल्ड ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। ही डिफेटेड 12 किंग्स थ्रू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजया, कैप्चर एंड रिलीज। He captured them, then reinstated them as subordinate ruler.
सो नॉर्थ इंडिया में तो इसने क्या किया, हराता था और डायरेक्ट रूल करता था, बट साउथ इंडिया में क्या करता था, किंग्स को कैप्चर करता था, फिर उन्हें ही अपना सबऑर्डिनेट एस्टेब्लिश कर देता था कि वो उसके अंडर राज करें, वो अपना राज्य वैसे ही चलाएं बट उसके अनुसार चलाएं, उसके अंडर चलाएं। दिस इज कॉल्ड द पॉलिसी ऑफ ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, कैप्चर रिलीज एंड फेवर। साउदर्न किंग्स डिफेटेड, जो साउदर्न किंग्स डिफेट हुए वो थे महेंद्र ऑफ कोसला, व्याग राजा ऑफ महाकंतारा, मंत राजा ऑफ कोरला, महेंद्र गिरी ऑफ पृष्ठपुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोटुरा, दमन ऑफ इरंदपला, विष्णु गोपा ऑफ कांची, नील राजा ऑफ अवाम मुक्ता, हस्ती वर्मन ऑफ वेंगी, उग्र सेना ऑफ पलक्का, कुबेरा ऑफ देवराष्ट्र एंड धनंजय ऑफ कुष्ठथलपुरा। समुद्रगुप्त कैंपेन फ्रंटियर स्टेट और एंड फॉरेन पावर्स, फ्रंटियर स्टेट एंड ट्रिबल किंगडम, फॉरेस्ट ट्राइब्स, अत्विक राजा ऑफ सेंट्रल इंडिया फोर्स्ड इनटू सर्विट्यूड, फ्रंटियर किंगडम समत्ता दवाका, कमारपुरा असम नेपाल, कर्तरीपुरा पेड ट्रिब्यूट। सो जो फ्रंटियर किंगडम्स थे वो इन्हें ट्रिब्यूट पे करते थे। फॉरेन पावर्स की बात करें, शाकास मुरुंदास रूलर्स ऑफ सिंहला श्रीलंका सबमिटेड थ्रू डिप्लोमेसी, कुशान रूलर सेंट एम्बेसीज, मेगावर्ना श्रीलंका किंग रिक्वेस्टेड परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट बोध गया। नेक्स्ट हम लोग देखें समुद्रगुप्त पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट। समुद्रगुप्त पैटर्न ऑफ आर्ट, पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड म्यूजिक, coins depict playing the veena, lyricist type coins, held title कवि राजा, king of poets। सो समुद्रगुप्त को कवि राजा भी कहा जाता था। कवि राजा का मतलब कि ये कवियों के राजा थे। रिलीजियस टॉलरेंस, फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म बट टॉलरेंट ऑफ बुद्धिस्ट एंड अदर रिलीजन। इंपीरियल टाइटल इन्होंने क्या क्या अडोप्ट किए, विक्रमंका, परक्रमंका, सर्व राजा, उच्चेता, अपरूटर ऑफ ऑल किंग्स। उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया, परफॉर्म्ड हो सैक्रिफाइस टू प्रोक्लेम सोवरेनिटी, डिपिक्टेड ऑन अश्वमेध टाइप गोल्ड कॉइन्स। नेक्स्ट कॉइन टाइप्स ऑफ समुद्रगुप्त। सो किस किस तरह के कॉइन इन्होंने इशू किए, स्टैंडर्ड बैटल एक्स टाइप, किंग विद बैटल एक्स, आर्कर टाइप, किंग होल्डिंग बो एंड एरो, अश्वमेध टाइप, हॉर्स बिफोर अ यूपा, लिरिसिस्ट वीना टाइप, किंग सिटेड ऑन काउच प्लेइंग वीना, टाइगर स्लेयर टाइप, किंग किलिंग अ टाइगर, कच्चा टाइप। डिबेटेड मे बी अ सेपरेट रूलर और समुद्रगुप्ता's अर्ली नेम। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू, इन्हें भी विक्रम आदित्य कहा जाता है, 375 to 415 century। He is considered the most powerful and illustrious Gupta empire. He first defeated his elder brother Ram Gupta to seize the throne. The Ram Gupta episode is mentioned in देवी चंद्रगुप्तम, अ प्ले बाय विशाख दत्ता। सो ये प्ले भी आप लोग याद रखिए, विशाख दत्ता ने कौन सा प्ले लिखा था, देवी चंद्रगुप्तम। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन राम गुप्ता agreed to surrender his queen ध्रुव देवी to the Shakya chief. Chandragupta too disguised himself, entered the Shaka camp and killed the Shaka king, later deposing Ram Gupta and marrying ध्रुव देवी। सो राम गुप्ता एग्री हो गए थे, अपनी क्वीन को सरेंडर कर दिया था उन्होंने शाका चीफ को, बट चंद्रगुप्त को ऐसा ये सब अच्छा नहीं लगा, वो शाका कैंप में घुस गए और शाका किंग को उन्होंने मार दिया। उसके बाद राम गुप्ता को भी इन्होंने मार दिया और ध्रुव देवी से इन्होंने खुद शादी कर ली। चंद्रगुप्त टू कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेसी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ शाका क्षत्रपास, defeated last Shaka ruler Rudrasimha III, 409 century, gained access to western seaport and lucrative trade with the Roman Empire। सो रोमन एम्पायर के साथ भी इनका ट्रेड रहा। इन्होंने शाका किंग जो कि थे रुद्रसिम्हा III उनको भी डिफेट किया था। मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी की बात करें तो मैरिड कुबेर नागा जो कि एक नागा प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ प्रभावती गुप्ता, मैरिड रुद्रसेन टू।
of Vakataka dynasty extended Gupta empire influence into Deccan. सो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी इन्होंने बनाए थे। सिर्फ ऐसा नहीं था कि कॉन्क्वेस्ट ही किया, कि जंग के साथ ही इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए थे। उसके बाद इंपीरियल टाइटल्स इन्होंने क्या क्या अपनाए थे, वो थे विक्रम आदित्य आदित्य यानी कि सन ऑफ वेलर, ऑल्सो हेल्ड अ टाइटल लाइक सिंहा विक्रमा, देवगुप्ता देवराजा। Numismatic innovation issued silver coin for first time in Gupta dynasty, modeled on Shaka Kshatrapa coinage. Gold coin types lion slayer, couch, horseman, chhatra. Now Fa-In's visit 399 to 414 century. सो Fa-In जो थे ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट तीर्थ यात्री थे। ये इंडिया में विजिट किए थे किसके राज के दौरान? चंद्रगुप्त टू के राज के दौरान ये इंडिया आए थे, और मथुरा, कनौज, पाटलिपुत्र, बोध गया, वैशाली और कई जगहों पे इन्होंने विजिट किया था। इन्होंने गुप्त एम्पायर को डिस्क्राइब किया कि ये काफ़ी पीसफुल, वेल गवर्न और काफ़ी समृद्ध राज्य है। He noted people were free, crime was rare and capital punishment did not exist, कि फांसी की सजा नहीं होती थी इनके टाइम पे। Most people were vegetarian. He mentioned that Patliputra had charitable hospitals and rest houses. Key prelims fact: Fine did not mention Chandragupta II by name in his record. So इन्होंने चंद्रगुप्त टू को नाम से अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन नहीं किया है। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, इसकी जो लोकेशन है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है। रेफर्स टू किंग चंद्र, वाइडली आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त टू। सो जो मेहरौली आयरन पिलर है उस पे एक चंद्र नाम लिखा गया है एक राजा का, और वो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त टू को ही वो डिफाइन करता है। नेक्स्ट, मेटलर्जिकल मार्वल। अब जो ये आयरन पिलर है ये उस टाइम का पिलर है और आज तक इसे जंग नहीं लगी है, मतलब कि ये रस्ट रेजिस्टेंस है। टेस्टामेंट टू एडवांस गुप्ता मेटलर्जिकल स्किल, अप्रोक्सीमेटली 7.2 मीटर्स टॉल, वेज ओवर 6 टन। सो 6 टन का इसका वजन है और 7.2 मीटर तक ये ऊंचा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें द 9 जेम्स नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्ता टू स्कूल। फर्स्ट जो थे वो थे कालिदासा। सो कालिदासा इनके टाइम पे ही हुए थे, ये एक पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। उसके बाद अमर सिन्हा भी इनके टाइम पे हुए थे। धन्वंतरी जो कि एक फिजिशियन थे। वराहा मीरा एस्ट्रोनॉमर थे। वरुचि जो कि एक ग्रामेरियन थे। शपनक्का जो कि एस्ट्रोलॉजर थे। फिर शंकु आर्किटेक्ट थे। वितला भट्टा मैजिशियन या फिर तांत्रिक थे। गटकर परा जो कि एक पोएट थे। The historicity of Navaratna tradition is debated. Some scholars argue Varaha Mira and other belong to a later period. This is frequently asked prelims fact. उसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं कुमार गुप्त वन। ये आते हैं 415 to 455 century. Son of Chandragupta II, he ruled over a vast empire peacefully for most of his reign. He is credited with foundation of Nalanda Mahavihara. सो इनके टाइम पे जो था नालंदा महाविहारा यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। ही अडोप्टेड द टाइटल महेंद्र आदित्य टाइटल इन्होंने अडोप्ट किया था। और नालंदा जो महाविहारा था, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो इनके टाइम पे उसकी फाउंडेशन रखी गई थी। इनका जो रेन था, इनका जो राज था वो काफ़ी पीसफुल था और काफ़ी वास्ट एम्पायर पे इन्होंने राज किया था। फाउंडेड नालंदा महाविहारा बिकेम द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन एशिया। लेट थ्रेट टुवर्ड्स एंड ऑफ रेन एम्पायर फेस्ड इन्वेजन ऑफ पुष्यमित्रास। सन स्कंदगुप्त
रिपेल्ड इन्वेजन्स, सो पुष्यमित्रास की इन्वेजन्स को भी इन्होंने फेस किया था। His coin types include peacock type, elephant rider type, lion slayer, Ashwamedh type, Kartikeya type, the last reflecting his devotion to the war god Kartikeya। नेक्स्ट जो इनके ही बेटे थे वो थे स्कंदगुप्त, जो कि लास्ट ग्रेट एम्परर रूलर बने थे। ही इज कंसिडर्ड द लास्ट ग्रेट गुप्त एम्परर। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज रिपेलिंग द हुनास हेप्थेलाइट वाइट हंस हु इन्वेडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सो सेंट्रल एशिया से हंस जो थे इन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था, और स्कंदगुप्त ने उनके साथ जंग की और उन्हें रिपेल किया था। अब की सोर्सेज देखें जहाँ पे हमें ये जानकारी मिलती है, वो है भित्री पिल्लर इंस्क्रिप्शन एंड जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जूनागढ़ रोक इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक डैम इन सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में जो सुदर्शन लेक है उनको इन्होंने रिपेयर किया था। सेम लेक बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर रैपिडली डिक्लाइन। लेटर गुप्त रूलर, स्कंद गुप्त के बाद जितने भी रूलर हुए वो काफ़ी वीक रूलर थे, और उनका जो राज का पीरियड था वो भी बहुत छोटा था। उसके बाद आए पुरु गुप्त, कुमार गुप्त, बुद्ध गुप्त, नरसिम्हा गुप्ता, बालदित्य, कुमार गुप्त थ्री एंड विष्णु गुप्ता। Narasimha Gupta Balditya is not able to defeat Una's chief Mihir Kula with the help of Yashodharman of Malwa। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो गुप्त सिस्टम वाज अ ब्लेंड ऑफ monarchy and decentralized governance। The king was the supreme authority called Maharaj, Dhiraj, Parmeshwara, Param Bhatraka and Parmesha। The concept of Divya, divine right, was associated with kingship. Succession was generally hereditary, with the king nominating his successor। Key administrative officials: Kumaratya, most important cadre of civil servants directly appointed by king। सचिवा मंत्री, सचिव जो होते थे वो मंत्री होते थे। संध विगारिका, ये मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस होते थे। महादंड का, ये चीफ जस्टिस एंड कमांडर ऑफ मिलिट्री होते थे। देन महापरितारा, ये चीफ ऑफ द रॉयल गार्ड। दंड पक्षी का, हेड ऑफ पुलिस। विनय शेट्टी, शतपक्का ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मोरल लॉज। दंडग्रे किता, ये होते थे ट्रेजरर। सो ये सारी टर्म्स आपको याद करनी है, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल चीफ या मंत्री पूछा जाए तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्टर होता है। दंड पक्षी का मतलब होता है हेड ऑफ पुलिस। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो जो प्रोविंस होती थी, जो स्टेट होती थी, उसको भुक्ति कहा जाता था, और ये उपारिका द्वारा गवर्न की जाती थी, और ये उपारिका अपॉइंट किए जाते थे एम्परर द्वारा। उसके बाद स्टेट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट होते थे उसे कहा जाता था विषया, और ये एडमिनिस्टर की जाती थी विषयापति द्वारा, असिस्टेड बाय एडवाइजरी काउंसिल। एंड थर्ड जो गवर्नेंस का लेवल था वो था विलेज, जिसको ग्राम कहा जाता था, हेडेड बाय ग्रामिका और ग्रामाध्यक्ष एंड असिस्टेड बाय विलेज एल्डर काउंसिल। नेक्स्ट की फीचर्स ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन: लैंड ग्रांट्स, अग्रहारा ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड टेम्पल, इंक्रीज साइन ऑफ एमर्जिंग फ्यूडलिज्म। Decentralized, less centralized compared to Maurya's, no elaborate spy system। Military organization: infantry, cavalry, elephant, chariot, senapati was the commander-in-chief। Army structure: standing army plus feudatory contributions। गुप्त इकोनॉमी की बात करें, सो एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। द स्टेट क्लेम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एड लैंड रेवेन्यू, जिसे कि भाग कहा जाता था। अदर टैक्सेज इंक्लूडेड भोग, यानी कि पीरियोडिक सप्लाई ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स। कर, प्रोबेबली एन इमरजेंसी टैक्स। एंड उपारी कर, टैक्स ऑन टेम्परेरी टेनेंट्स। इरिगेशन कैसे होता था? मैनेज थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल। सुदर्शन लेक रिपेयर अंडर स्कंद गुप्त शो स्टेट इन्वेस्टमेंट।
लैंड रिवेन्यू वही 1/4 to 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। गुप्त इकोनॉमी की हम लोग बात करें, जो इंटरनल ट्रेड होता था वो बेसिकली रिवर रूट्स के थ्रू होता था, गंगा यमुना के थ्रू। मेजर सिटीज होते थे पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैनी और वाराणसी। एक्सटर्नल ट्रेड होता था वेस्टर्न पोर्ट्स के दौरान, जो कि ब्रोच, सुपारा, कैम्बे। और ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रोमन, बेजेटाइन एम्पायर। सो इन के साथ जो कि एक्सटर्नल ट्रेड होता था। एक्सपोर्ट क्या क्या करते थे? स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीसियस स्टोन, पेपर, इंडिगो, आयरन। और इंपोर्ट क्या करते थे? गोल्ड, हॉर्सेस, चाइनीज सिल्क। नेक्स्ट हम लोग बात करें गिल्ड्स, श्रेणी एंड their रोल। गिल्ड्स श्रेणी played a major role in Gupta economy. They functioned as bank accepting deposit and paying interest. Mandsaur inscription of the Silk Weavers Guild is a key example. It records how a guild of silk weavers migrated from Gujarat to Malwa and diversified into other occupations. बैंकिंग फंक्शंस की बात करें, एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, पेड इंटरेस्ट, प्रोवाइडेड क्रेडिट टू मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ट्रेड रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेटेड क्वालिटी, प्राइसेस एंड स्टैंडर्ड विद इन देयर रिस्पेक्टिव क्राफ्ट। एजुकेशन की बात करें, ट्रांसमिटेड प्रोफेशनल नॉलेज अक्रॉस जनरेशंस थ्रू अप्रेंटिसशिप्स। गुप्ता कॉइनेज की हम लोग बात करते हैं। सो इन्होंने गोल्ड कॉइन्स भी इशू किए जिनको कहा जाता था दिनार, सिल्वर कॉइन भी इशू किए जिनको कहा जाता था रूपक, और कॉपर कॉइन भी इशू किए जिनको कहा जाता था मशका। गोल्ड कॉइन्स, abundant gold coins derived from Roman denarius, finest Indian numismatic history. Issued main silver coins issued mainly after conquest of Western India, molded on Shaka coinage. Copper coin less common, used for smaller transaction. Economic indicator: the decline in quality and quantity of gold coins in the later Gupta period is evidence of the economic decline. नेक्स्ट हम लोग बात करें लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडलिज्म की। सो इनके टाइम पे लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स, टेम्पल्स और ऑफिशियल्स को काफ़ी ज़्यादा हो गई, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी लैंड ग्रांट्स। ये सारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्डेड एंड दीज ग्रांट्स ऑफन इंक्लूडेड ट्रांसफर ऑफ रिवेन्यू राइट एंड सम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल अथॉरिटी। Revenue transfer: grantees gain control over tax collection from peasant on the land. Administrative authorities: some grants included judicial and administrative powers. Weakening central control: this practice weakened central authority over time, contributing decline. So इन्होंने जो ये मान लो कि टैक्स भी जो क्या नाम है जिसको लैंड ग्रांट दी गई, अगर वही टैक्स इकट्ठा करेगा, वही वहाँ का जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखेगा, तो इससे क्या होता गया धीरे धीरे, इससे जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उसकी जो अथॉरिटी थी वो वीक, उसका कंट्रोल वीक होता गया। नाउ गुप्त सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी? द वन सिस्टम बिकेम मोर रिजिड ड्यूरिंग गुप्त पीरियड। द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर वाज रीएनफोर्स्ड थ्रू स्मृति लिटरेचर। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ब्राह्मण्स को हाई स्टेटस दिया गया, मोनोपोली ओवर रिचुअल एंड लर्निंग, टैक्स एग्जम्पशंस। क्षत्रिय जो थे वो वॉरियर्स एंड रूलर्स होते थे और गुप्ता इसी स्टेटस को क्लेम करते थे। वैश्याज में आते थे मर्चेंट, ट्रेडर, आर्टिसन जो कि गिल्ड्स द्वारा कंट्रोल होते थे, और शूद्रस जो आते थे वो थे पीजेंट, लिबरल स्टेटस। Status improved slightly but restricted. Emergence of untouchability: the position of Shudras improved slightly. They were allowed to listen the epics and Purans and could perform certain domestic rituals. However, the practice of untouchability emerged more clearly. सो इनके टाइम पे क्या होने लगा, जो शूद्रास थे उनको एपिक्स और पुराण सुनने को अलाउ किया गया, बट अनटचेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी उसके टाइम। फाइन नोटेड दैट चंडाल्स जो कि आउटकास्ट होते थे
had to strike a wooden clapper when entering a town so that others could avoid them. सो ये क्या करते थे चंडाल जो थे, ये वुडन क्लैपर मतलब पहले एक लकड़ी से आवाज करते थे ताकि जो बाकी गांव वाले थे वो उनको अवॉइड कर सके, उनके सामने ना आ सके। अब वुमेन्स की पोजीशन देखते हैं। सो जनरल डिक्लाइन, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन कंपेयर टू अर्लियर पीरियड्स। चाइल्ड मैरिज बिकेम मोर कॉमन, widow restriction, widow remarriage increasingly discouraged. First evidence of sati in Iran inscriptions. Dowry system then became more prevalent and formalized. Exception, royal women like Prabhavati Gupta could rule and receive education. Religion in Gupta period. So जो dominant religion था वो था वैष्णविज्म। विष्णु वर्शिप ज़्यादा कॉमन थी इन फॉर्म्स ऑफ कृष्णा एंड वराहा। अदर रिलीजन जो थे शैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे बाकी रिलीजन थे। रिलीजियस टॉलरेंस थी हालांकि गुप्त पीरियड में। वैष्णवाइट्स जो गुप्त रूलर थे वो वैष्णवाइट्स थे, उसके बजाय वो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को भी पैट्रोनाइज किया, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी इन्हीं के टाइम पे रखी गई। जैन एस्टेब्लिशमेंट भी बनवाई इन्होंने। Dashavatara, 10 incarnation of Vishnu concept was fully developed during this period. नेक्स्ट हम लोग बात करें गोल्डन एज, आर्यभट्टा। आर्यभट्टा भी इन्हीं के टाइम पे हुए थे। ही इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट ऑफ गुप्त एज। हिज वर्क आर्यभट्टियम 499 सेंचुरी कवर्स अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने प्रपोज किया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। इन्होंने वैल्यू ऑफ पाई भी कैलकुलेट की थी। एक्लिप्स एक्सप्लेन्ड लूनर एंड सोलर एक्लिप्स आर कोज्ड बाय शैडोज नोट राहु केतु। सो इन्होंने कहा कि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है वो परछाई की वजह से लगता है, धरती की परछाई की वजह से लगता है, ना कि राहु केतु की वजह से। इन्होंने सोलर ईयर को भी कैलकुलेट किया एज 365.358 डेज। ही यूज्ड द प्लेस वैल्यू सिस्टम विद जीरो, अ फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स। जीरो का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट जो थे वो थे वराहा मीरा। ये पंच सिद्धांतिका, सुमरी ऑफ 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम, ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन एंड 2 इंडियन सिस्टम। सो इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी। बृहत समृता जो कि एनसाइक्लोपीडिया कवरिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, आर्किटेक्चर एंड जीनोलॉजी। एंड बृहत जातका, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलॉजी। सो ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता एंड बृहत जातका। मैथमेटिक्स इन गुप्त पीरियड। सो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम इनके टाइम पे आ चुका था, ओरिजिनेट हो चुका था, जैसे ही जीरो आर्यभट्टा ने आविष्कार की। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एज अ नंबर वाज फॉर्मलाइज्ड, फंडामेंटल टू मॉडर्न मैथमेटिक्स। इंडियन न्यूमेरियल्स, अरेबिक न्यूमेरियल्स आर एक्चुअली इंडियन न्यूमेरियल्स ट्रांसमिटेड टू यूरोप विया अरब स्कॉलर्स। Brahmagupta, born 598 century, slightly post Gupta, gave rules of arithmetic operations involving zero and negative number in his work Brahmasuphat Siddhanta. Surya Siddhanta, an astronomical text of his era, influenced both Indian and Islamic astronomy for centuries. नेक्स्ट जो है वो है मेटलर्जी एंड मेडिसिन। मेटलर्जिकल अचीवमेंट, मेरोली आयरन पिलर 1600 plus years without significant rusting. Mastery of forge welding and phosphorus iron, rich iron composition. Sultanganj Buddha, over 2 meters tall, 500 kg bronze statue. Advanced bronze casting using lost wax technique. सो लोस्ट वैक्स टेक्निक हम लोगों ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि पहले एक वैक्स का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके ऊपर फिर क्ले को लगाया जाता है। जब क्ले सूख जाती है तो गर्म करके उसमें से वैक्स को बाहर निकाल लिया जाता है, तो वो एक मोल्ड टाइप बन जाता है। और फिर उसमें मेटल को पिघला के डाल देते हैं, फिर क्ले को हटा देते हैं, और वो जो मेटल जब सूख जाता है तो वो उस एक स्कल्पचर की शेप ले लेता है।
सो इस तरह से लोस्ट वैक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मेडिसिन की बात करें, धन्वंतरी लेजेंडरी फिजिशियन ऑफ चंद्रगुप्त टू कोट वाघभट्टा कंपोज्ड अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह, एडवांस नॉलेज ऑफ सर्जरी, हर्बल मेडिसिन, एनाटॉमी, वेटनरी साइंस फॉर हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स वेल डेवलप्ड। संस्कृत लिटरेचर की बात करें सो कालिदासा भी इसी टाइम पे हुए थे, जो कि एक पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। Sanskrit became the court language and language of high culture. The Gupta period is considered the classic age of Sanskrit literature. Kalidasa was the greatest Sanskrit poet and dramatist. Abhijan Shakuntalam, the recognition of Shakuntala, the finest drama translated by Sir William Jones. Vikram Urvashiyam, Urvashi won by Vela drama. Then मालविका अग्निमित्र, मालविका एंड अग्निमित्र ये भी एक ड्रामा है। ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदासा के द्वारा लिखा गया। अदर संस्कृत लिटरेरी वर्क, विशाख दत्ता मुद्रक्षका अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य। सो मुद्रक्षका लिखी गई जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में थी। देन देवी चंद्रगुप्तम, ये चंद्रगुप्त टू के बारे में लिखी गई थी। उसके बाद जो थे वो थे शुद्रका। शुद्रका ने लिखा मृच्छकटिकम, द लिटिल क्ले कार्ट, रियलिस्टिक सोशल ड्रामा डिपिक्टिंग अर्बन लाइफ। फिर जो थे अमर सिम्हा, इन्होंने लिखा अमरकोश, मोस्ट फेमस संस्कृत थेसिस लेक्सिकन। फिर विष्णु शर्मा थे, इन्होंने पंचतंत्र लिखा, एनिमल फैबल्स फॉर पॉलिटिकल विजडम ट्रांसलेटेड इनटू 50+ लैंग्वेज। देन जो थे वो थे वत्स्यायन, इन्होंने काम सूत्र लिखा, ट्रीटीज ऑन लव, एस्थेटिक एंड सोशल कंडक्ट। नेक्स्ट रिलीजियस एंड फिलोसफिकल लिटरेचर, पुराण्स, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण गुप्ता पीरियड के टाइम ही कंपाइल किए गए थे। स्मृतिज में नराद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, इन्होंने हिंदू लॉ को इन स्मृतिज में कोडिफाई किया था। एपिक्स की बात करें, रामायण एंड महाभारत रिसीव्ड देयर फाइनल फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की बात करें, वसुबंधु, असंग दिगंग फ्लरिश्ड एडवांस्ड बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड लॉजिक। टेम्पल आर्किटेक्चर की हम लोग बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट एंड कल्चर। The Gupta period marks the beginning of formal Hindu temple architecture in stone. Temples were modest in size but set the template for later development. सबसे पहले जो था वो था दशावतार टेम्पल, जो कि देवगढ़ यूपी में लोकेटेड है। फाइनेस्ट गुप्ता टेम्पल, पैनल्स ऑफ शेषाई विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, नारा नारायण। सो दशावतार टेम्पल कहाँ पे है? देवगढ़ यूपी में। उसके बाद विष्णु टेम्पल, ये टिगावा एमपी में है। One of earliest sculpture of stone temple, flat roofed with 4 pillars. Then Shiva temple, Bhumara MP में, decorated door frame with river goddess Ganga and Yamuna. Then Parvati temple, ये नचना कुथरा MP में है। Early example of sanctum with circumambulatory path. Then भितरगांव temple, ये कानपुर यूपी में एस्टेब्लिश है। Oldest surviving brick temple with terracotta decoration has शिखर। सो क्या होता था कि जो हिंदू टेम्पल थे गुप्त पीरियड में आके उनका टेम्पल स्ट्रक्चर वो स्टोन में बिल्ट होने लग गए थे। और ये कुछ अर्लीस्ट टेम्पल्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि आप लोग इंटरनेट पे सर्च करके इनकी इमेजेस भी देख सकते हो, जो कि गुप्त एम्पायर के टाइम पे बिल्ड हुए। आने वाले टाइम था उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर और ज़्यादा फ्लरिश करने वाला था और ज़्यादा मतलब कि डेवलप कॉम्प्लेक्स होने वाला था। सो ये अर्लीस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं जो गुप्त एम्पायर के दौरान बने।
नेक्स्ट जो की आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ गुप्त टेम्पल है वो है शिखर। शिखर जो था वो फ्लैट रूफ्ड लो कर्वी लीनियर शिखर बिकेम स्टैंडर्ड फीचर। देन टी शेप्ड entrance doorway, so distinctive T-shaped entrance doorway with elaborate carving. Ganga on Makra, Yamuna on Kurva flanking entrance became standard motif. Sculptural elaborate sculptural panel on walls depicting mythological scenes. स्कल्पचर की बात करें तो सारनाथ स्कूल इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुआ था। गुप्ता स्कल्पचर रिप्रेजेंट क्लासिकल आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट, serene balance spirituality elevated. The Sarnath school produced masterpieces in cream colored chunar sandstone. So material जो यूज हुआ था इनके टाइम क्रीम कलर्ड चुनार सैंडस्टोन यूज हुआ था। ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी, clinging ropes with minimum fold, elaborate halos with floral geometric design. So ये हालो इसे कहते हैं, इस गोल से चक्कर को ये रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा जो थे वो एक डिवाइन बीइंग थे, वो मतलब ह्यूमन नहीं थे, वो एक डिवाइन बीइंग थे। एक्सप्रेशन की बात करें, सीरीन मेडिटेटिव एक्सप्रेशन, डाउन कास्ट आई, स्पिरिचुअल एलिवेशन। मास्टरपीस धर्म चक्कर परिवर्तना बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। मथुरा स्कूल एंड अदर वर्क्स। सो मथुरा स्कूल में हम लोगों को पता है कि रेड सैंडस्टोन यूज होता है। Tradition continued from Kushan period but more refined. Standing Buddha, Vishnu figures, Jain Tirthankara spotted red sandstone characterized more ornamental than Sarnath. Other important sculpture की बात करें, Varaha panel at Udayagiri cave, Vishnu as boar rescuing earth goddess, Shiva Parvati panel at Kosam, Mahisha Mardini reliefs, सुल्तानगंज ब्रोंज मुद्दा ओवर 2 मीटर टॉल्स। पेंटिंग की हम लोग बात करें, दी अजंता के पेंटिंग स्पेशली के 1 to 1617 रीच्ड देयर जेनिथ ड्यूरिंग गुप्ता एंड वक्कत्का पीरियड्स। सो के 1 की अगर हम लोग बात करें, फेमस बोधिसत्वा पद्मपानी एंड बोधिसत्वा वज्रपानी पेंटिंग। केव 16 में डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग एक्चुअली डिपिक्टिंग कन्वर्जन ऑफ नंदास वाइफ। केव 17 लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग डाइवर्स थीम्स एंड कंपोजिशन। सो टेक्निक क्या यूज की गई पेंटिंग्स में, फ्रेस्को सेको टेक्निक यूज की, यानी कि पेंटिंग ऑन ड्राई प्लास्टर नॉट वेट फ्रेस्को। थीम्स क्या क्या यूज किए गए, जातका टेल्स, लाइफ ऑफ बुद्धा, कोर्ट सीन्स, नेचर। Painting shows mastery of shading, perspective and emotional expressions. अदर आर्ट फॉर्म्स की बात करें तो टेराकोटा आर्ट भी इनके टाइम फ्लरिश की, आइवरी क्रेविंग भी इनके टाइम फ्लरिश की, और कोइन आर्ट भी इनके टाइम पे फ्लरिश की थी। नेक्स्ट नालंदा महावीरा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो भी इन्हीं के टाइम पे इन्हीं के रेन के अंडर एस्टेब्लिश की गई थी। फाउंडेशन एंड सिग्निफिकेंस किसके द्वारा फाउंड की गई थी, कुमार गुप्त वन फ्रॉम 415 to 455 सेंचुरी। दो सम ट्रेडिशन एट्रीब्यूट अर्लियर ओरिजिन। नालंदा कहाँ पे लोकेटेड थी, मॉडर्न नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार नियर राजगीर। It functioned as Buddhist monastery and university over 700 years from 5th to 12th century. So 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते थे और पूरे एशिया से आते थे। 2,000 से ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स और स्कॉलर्स थे। Only 20 to 30% of applicants gained admission after rigorous testing. So अगर 100 बच्चे इसमें अप्लाई करते थे, सो 20 या 30 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता था। इनकी टेस्टिंग होती थी पहले, एडमिशन से पहले। नालंदा करिकुलम एंड लाइब्रेरी, सब्जेक्ट इसमें टॉट किए जाते थे बुद्धिस्ट फिलोसफी, वेदास, लॉजिक, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, समख्या एंड योगा, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स एंड मेटाफिजिक्स। सो इतने सब्जेक्ट्स वहाँ पे मतलब कि टॉट किए जाते थे। द लाइब्रेरी धर्मगंज, कोल्ड धर्मगंज ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ हैड 3 बिल्डिंग, रतन सागर सी ऑफ ज्वेल्स,
रत्नो दादी ओशन ऑफ ज्वेल्स, रत्न रंजका, ज्वेल अडोन। नालंदा के फेमस स्कॉलर्स और उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। फेमस स्कॉलर जो थे वो थे नागार्जुना, आर्यदेव, वसुबंधु, असंग, दिगनाग, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, शिल्पभद्रा, टोड ह्यूनत्सांग, कंदराकृति, भाविका। और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते थे कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया से। डिक्लाइन, हिंदू रिवाइवल अंडर आदि शंकरा वीकन पैट्रोनेज। उसके बाद इस्लामिक इन्वेजन हुए थे 12th सेंचुरी में। बख्तियार खिलजी ने इस पे रेड किया था। शिफ्ट ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर टू तिब्बत। फिर जो ये बुद्धिस्ट सेंटर था ये तिब्बत में शिफ्ट हो गया था, इंड ईस्ट एशिया में। सप्रेशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया बाय ब्राह्मणिकल रेनेसेंस। अदर लर्निंग सेंटर, उसके अलावा जो लर्निंग सेंटर थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट थे तक्षशिला, तक्षशिला जो कि मॉडर्न पाकिस्तान में है। वाराणसी जो कि जहाँ पे वैदिक एंड उपनिषदक स्टडीज होती थी। देन उज्जैनी जहाँ पे मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज होती थी। आर्यभट्ट और वराहा मेरा यहीं से सिचुएटेड थे। बोध गया, साइट ऑफ बुद्धास एनलाइटनमेंट, महाबोधि टेम्पल, सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज। सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है वो भी एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज थी, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग एंड आर्ट। देन कांचीपुरम, साउथ इंडिया, इम्पोर्टेंट वैष्णवाइट लर्निंग सेंटर, लेटर सीट ऑफ आदि शंकरास कमाकोटी मठ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्लाइन ऑफ द गुप्त एम्पायर ओवरव्यू। आफ्टर स्कंद गुप्त 455 टू 467 सेंचुरी, ये लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा जितने भी रूलर्स आए वो काफ़ी वीक थे। द एम्पायर बिगन टू फ्रेगमेंट इनटू रीजनल किंगडम एंड सेमी ऑटोनमस फ्यूडेटरी स्टेट। फ्यूडेटरी स्टेट कैसे बनी कि इन्हें जो कि थे सेंटर द्वारा लैंड ग्रांट्स दी जाती थी कि ये वहाँ का टैक्स भी ये मैनेज करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल सिस्टम को भी ये मैनेज करते थे। तो जैसे ही सेंटर वीक होता है ये अपनी स्टेट्स को ऑटोनमस बना देते हैं। द डिक्लाइन वाज ग्रेजुअल रेदर देन सडन, occurring approximately 80 to 100 years from Skandagupta's death to the final collapse around 550 century। अब एक जो था हुना इन्वेजन, हुना जो थे ये सेंट्रल एशिया से इन्वेड करते थे इंडिया में। मतलब कि जो ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला रीजन है वहाँ से ये आते थे इंडिया में, इन्वेड करते थे। हेप्टालाइट हंस इन्वेडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, दो स्कंदगुप्ता रिपेल्ड देम। कंटिन्यूअस वारफेयर डिप्लेटेड ट्रेजरी एंड मिलिट्री रिसोर्सेज। Mahir Kula, Huna chief captured parts of North India, eventually defeated by Yashodharman of Malwa. Factors leading to decline. फ्यूडलिज्म, सबसे पहले लैंड ग्रांट्स जो कि इंक्रीजिंग अग्रहारा ग्रांट्स टू ब्राह्मण एंड टेम्पल्स ट्रांसफर्ड रिवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। सो वही बात हुई, जो लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे फिर फ्यूडेटरी स्टेट बिकेम इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट। भक्ति सिस्टम ब्रोक डाउन। लोकल जमींदार्स ने भी, जब सेंटर वीक होता है तो जो भी नीचे जिसको भी जैसे मौका मिलता है अपना राज वो एस्टेब्लिश कर लेता है। तो वही बात हुई, जब सेंटर में रूलर वीक आने लगे तो जो चाहे वो ब्राह्मण्स वाला एरिया था जो वो कंट्रोल करते थे, चाहे फ्यूडेटरीज थे, चाहे जमींदार थे, उन्होंने अपना राज मतलब कि अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इकोनॉमिक क्योंकि गोल्ड कॉइन्स वो इशू करते थे जो कि करेंसी डिबेसमेंट एंड इन्फ्लेशन का कारण बने। फिर लॉन्ग वॉर्स जिन्होंने ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट किया, मरीटाइम ट्रेड रूट्स रिड्यूस्ड पोर्ट रेवेन्यू। टैक्स एग्जंक्शन की बात करें तो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को इतना ज़्यादा टैक्स की छूट दी गई कि सेंटर के पास इकट्ठा होता ही नहीं था इतना पैसा कि वो पूरे सिस्टम को मैनेज कर पाए। देन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन, डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ कुमार मत्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, reduce सेंट्रल ओवरसाइट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इंक्रीजिंग ऑटोनमी ऑफ फेडेटरी रूलर्स।
breakdown of communication and intelligence network, loss of control over trade route. सो जब राजा ही कमजोर है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? सो एडमिनिस्ट्रेशन में सभी लोग अपनी मर्जियां करेंगे, करप्शन फैल जाएगा और सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा। फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्लाइन, राइज ऑफ कंपीटिंग पावर। अब कंपीटिंग पावर भी मतलब कि उभरने लगी थी, जैसे कि वक्तक्का किंगडम बिकेम पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट इन डेक्कन। विष्णु कुदिना डायनेस्टी emerged in Andhra Pradesh. Pushpabutti dynasty in North India, Harsha belonged to this dynasty. Then Chalukya dynasty emerged in Western Deccan. Chronology of later Guptas. लेटर गुप्तास हम लोग देखें तो उसके बाद पुरु गुप्ता है जो कि वीक रूलर थे, कुमार गुप्ता, बुद्ध गुप्ता, नरसिम्हा बाल दत्ता, कुमार गुप्ता 3, विष्णु गुप्ता। सो मेनली आपको सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे जैसे कि स्कंद गुप्त हो गए, कुमार गुप्त हो गए, कुमार गुप्त 1 हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है जिस टाइम के कि पूरा गुप्ता एम्पायर फ्लरिश किया था। लेटर गुप्ता रूलर्स के बारे में कोई ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, आप वैसे ही किसी मेंस के क्वेश्चन में आप लोग इन्हें इंक्लूड कर सकते हो कि गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। तब इनके नाम मेंशन करके आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि जो स्कंदगुप्त के बाद जो रूलर्स आए वो काफ़ी वीक रूलर्स थे, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो कि ये रूलर्स थे। नेक्स्ट, लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस। अब कल्चरल इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे बड़ा जो था कि संस्कृत लिटरेचर जितना भी फ्लरिश किया वो इनके अंडर फ्लरिश किया। लिटरेरी स्टैंडर्ड सेट बाय कालिदास इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर फॉर सेंचुरीज। देन टेम्पल आर्किटेक्चर एस्टैब्लिश टेम्पलेट फॉर हिंदू टेम्पल, शिखर, गर्भगृह, मंडप लेआउट रिमेन्स फंडामेंटल। स्कल्पचर की बात करें, सारनाथ स्कूल इनके अंडर डेवलप हुआ जिसने कि बुद्धिस्ट आर्ट्स को इन्फ्लुएंस किया। और मैथमेटिक्स और साइंस, जैसे कि जीरो का आविष्कार इनके टाइम पे हुआ। आर्यभट्टा एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुए थे। इन्होंने ट्रांसमिटेड दिस नॉलेज टू इस्लामिक वर्ल्ड एंड यूरोप। सो ये नॉलेज जैसे कि जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ, ये इंडिया से ही बाहर के बाकी वर्ल्ड में ये नॉलेज फैली। वाई द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज? सो गोल्डन एज इसलिए था जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, लार्ज यूनिफाइड एम्पायर अंडर केपेबल रूलर्स, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इनके अंडर थी, लिटरेरी एक्सीलेंस था, साइंटिफिक प्रोग्रेस थी, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था, रिलीजियस टॉलरेंस भी थी क्योंकि ये खुद वैष्णवाइट रूलर्स थे और बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी पैट्रोनाइज किया। जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था जो कि एक ग्रेट बुद्धिस्ट सेंटर बना। अर्बन डेवलपमेंट भी इनके टाइम पे काफ़ी थी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट भी इनके टाइम पे सुपीरियर थी। सो इसीलिए इस एज को कहा जाता है गोल्डन एज। नेक्स्ट, की डेट्स एंड क्रोनोलॉजी फॉर प्रीलिम्स। सो 240 टू 280 सेंचुरी, श्री गुप्ता ये फाउंड करते हैं इस डायनेस्टी को। ये एक माइनर चीफ होते हैं और इन्होंने एक चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड किया था। उसके बाद 390 टू 335 ये चंद्रगुप्त होते हैं जो कि गुप्त एम्पायर को इंपीरियल डायनेस्टी में कन्वर्ट करते हैं, एक पूरा एम्पायर खड़ा करते हैं। 335 टू 375 समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त 2, फिर कुमार गुप्त 1 जिनके टाइम पे नालंदा महावीरा एस्टेब्लिश होती है। कॉमनली आस्क्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन पार्ट 1, हु फाउंडेड गुप्त डायनेस्टी? सो श्री गुप्त फाउंड करते हैं। चंद्रगुप्त तो फर्स्ट इंपोर्टेंट इंपीरियल रूलर होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रगुप्त मैरिज, alliance with the Lichvi clan gave political legitimacy and territorial control. Gold coins issued bearing both names. Why Napoleon of India? Samudragupta's extensive military conquest recorded in Allahabad Pillar. Northern versus Southern campaign. Northern violent conquest, Southern capture release policy. So that's it for today's class. I hope you enjoyed it. So take care. Goodbye.